रत्निया नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक डोडामनी स्टॉक्स बाजीगर के चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ईयर 2022 ये आप सभी को हेल्दी वेल्दी और काफ़ी ज़्यादा सक्सेस से भरा जाए। दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो भी स्टॉक्स बाजीगर के साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं साल भर में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा के दूँ। स्टॉक्स बाजीगर वैसे तो पिछले 4 सालों से अब फरवरी 19 को 2020 को इसके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 4 सालों से ये लोगों को गाइड करते आ रहा है इन्वेस्टमेंट के बारे में, पोर्टफोलियो बिल्ड करने के बारे में और फाइनेंशियल गोल्स को सेट करके उसको अचीव करने के बारे में। तो स्टॉक्स बाजीगर के 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे फरवरी में। पिछला 6 महीने से मैं समझता हूँ कि जून 18 तारीख से मैं इंडिया इन्फोलाइन का ऑथराइज्ड पर्सन भी हूँ। तो आईएफएल के अंडर काफ़ी लोगों के मैंने अकाउंट भी खोले हैं, डीमैट अकाउंट्स, और उनके साथ में काम कर रहा हूँ, उनको भी मैं पर्सनली गाइड कर रहा हूँ। उसके अलावा दोस्तों मैंने हाल ही में जो एमफी का NISM का सीरीज़ 5A का मॉड्यूल होता है वो क्रैक किया। उसके बाद मैंने जो एमफी का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बोल के रजिस्ट्रेशन होता है वो कंप्लीट किया। तो उसका एम्पेनलमेंट मेरा हो जाएगा आईएफएल सिक्योरिटीज़ के साथ, और फिर म्यूचुअल फंड्स का भी मैं अब डील करना शुरू करूँगा। तो बहुत लोग हैं जो 2020-21 में मार्केट में नए आए हैं, तो उन्होंने मार्केट में काफ़ी पैसा बनाया, क्योंकि वो लोग तब आए जब मार्केट में काफ़ी बड़ा क्रैश हो चुका था कोरोना वायरस के कारण, और 2 साल में उनको मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। इसलिए बहुत लोग अब मार्केट में और आ रहे हैं। हर महीने का आपने देखा रहेगा तो अराउंड 3.5 लाख का आसपास डीमैट अकाउंट्स खुल रहा है। पिछले 1 करोड़ में मेरे ख्याल से 7 करोड़ लोग मार्केट में जुड़ चुके हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि बैंक में या एफडी में हमको इतना रिटर्न नहीं मिलता जितना हमको इक्विटीज़ या म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। खैर, म्यूचुअल फंड्स तो उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा कंजर्वेटिव है, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन स्टॉक्स उनके लिए है जो लोग लाइफ में काफ़ी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, और उस रिस्क के साथ आने वाला जो लॉसेस है उसको भी उठाने की क्षमता रखते हैं। तो देखा जाए तो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट जो लव है वो स्टॉक्स है, लेकिन फॉर पीपल से जो मेरा क्लाइंट्स है उनके लिए मैंने एमफी का भी अब रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो म्यूचुअल फंड्स का भी काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है वो मैं मार्केट आउटलुक 2022 पे बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये समझना है कि 2022 कैसे रहेगा। तो सबसे पहला ये हमको समझना चाहिए कि 2020 और 2021 में जितना पैसा बना उतना हो सकता है कि 2022 में नहीं बनेगा। तो ये नोट के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ कि आज आप देखोगे तो मार्केट 2000 पॉइंट गिरा जब ओमिक्रॉन का वेव का न्यूज़ आया। उसके बाद वहाँ से कुछ हज़ार पॉइंट अब ऊपर है। तो ये जो हो रहा है इसके पीछे का जो मेजर रीज़न है वो सिर्फ ओमिक्रॉन नहीं है, तो उसके साथ साथ फेड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने अब जो टेपर करना शुरू किया है, बॉन्ड बाइंग अब उनका कम हो रहा है। मार्केट में जो लिक्विडिटी वो लोग इन्फ्यूज़ कर रहे थे वो अब वो रिड्यूस करेंगे। ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में टोटल 8 बार 0.25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। मतलब अराउंड यहाँ का जो यूएस का जो अभी का जो इंटरेस्ट है वहाँ से बढ़ा के वो लोग हो सकता है कि 2.25 या 2.50% तक वो लोग लेके जाए। और इसी वजह से जो FIIs है वो लोग मार्केट में काफ़ी सेलिंग कर चुके हैं। FIIs का मोस्टली जो स्टेक्स होता है वो लार्ज कैप में होता है, मिड कैप स्टॉक्स मिड कैप में होता है, स्मॉल कैप में इतना नहीं होता। तो जहाँ पे भी FIIs की सेलिंग होती है तो लार्ज कैप मोस्टली गिरते हैं, और यही हुआ था कि जो बैंकिंग वगैरह के जो स्टॉक्स है या जो बड़े स्टॉक्स है अलग अलग सेक्टर्स के वो गिरे थे। सिर्फ IT सेक्टर बना हुआ था
इस गिरावट के बावजूद भी, क्योंकि ओमिक्रॉन के चलते जो वर्क फ्रॉम होम है उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिर से न्यूज़ में था, इसलिए आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा था। लेकिन आपने देखा कि बाकी सारे सेक्टर्स काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं और वहाँ से एक नया बाइंग का मौका लोगों को मिला है। तो क्या यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा या क्या मार्केट ने बॉटम बना लिया है, ये दो क्वेश्चंस हमारे आंखों के सामने है। तो पहले क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। पहला तो हमको ये समझना है कि बॉटम अब तक बना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बजट नज़दीक आएगा, एक बजट के पहले एक थोड़ा नर्वसनेस होता है, क्योंकि बजट अगर अच्छा आया तो काफ़ी बड़ा रैली मिलेगा उसके बाद, और अगर बजट ख़राब आया तो हो सकता है कि मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट भी हो सकती है। तो बजट जो आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, उस पे मार्केट की नज़रें है और मार्केट ये अब स्पेक्युलेट करेगा कि कौन सा सेक्टर्स को इस बजट में फ़ायदा होने वाला है। आपने देखा रहेगा कि शुगर सेक्टर स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चले हैं, क्योंकि यूपी में इलेक्शन आने वाला है, तो लोग समझ रहे हैं कि जो बजट है उसमें शुगर फार्मर्स के लिए कुछ ना कुछ मतलब जो गन्ने के फार्मर्स हैं उनको कुछ ना कुछ रियायतें मिलेगी या कुछ ना कुछ उनके लिए किया जाएगा। तो यूपी का जो इलेक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का और वहाँ पे मैक्सिमम एमपीज़ चुन के आते हैं जो आगे चल के संसद में जाते हैं। तो इसलिए यूपी का जो इलेक्शन है उसके पहले कुछ बिग पॉपुलिस्ट मेजर्स लाने का सरकार सोच सकती है। इसलिए बजट में हो सकता है कि उससे रिलेटेड कुछ आए, तो यूपी से जो रिलेटेड सेक्टर्स है वहाँ पे एक आपको ग्रोथ दिखेगी। उसके अलावा जो डिफेंस है उसको मोदी सरकार ने हमेशा प्रेफरेंस दिया है। तो डिफेंस हो या डिफेंस से रिलेटेड जो कंपनीज़ है उन सब में एक बार फिर से मुझे लगता है यहाँ से बजट तक अच्छा रैली आएगा। दोस्तों, जो ESG नॉर्म्स है उसके हिसाब से आप देखोगे तो हमेशा टोबैको से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है या बाकी कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है, लीकर है, ऐसे सेगमेंट्स है, वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ गाज गिरते रहती है। इसलिए आप देखो तो ITC वगैरह गिरते जा रहा है और हो सकता है कि बजट के पहले उसमें और गिरावट बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो 200 के आसपास आपको मिल जाए या 200 से भी नीचे 180 या वो रेंज में मिल जाए, 180 से 220, आप उसको एक्यूमुलेट करना शुरू करो। क्योंकि क्या है कि मार्केट को जो एक स्टेबिलिटी देने का काम है, जो 5% का डिविडेंड देने का काम है, वो ITC करेगा। और आपका नसीब अगर अच्छा हो तो वो फिर से 240 260 तक भी जाएगा, तो एक कैपिटल अप्रिसिएशन भी उसमें मिल सकता है। तो वो एक है कि बजट के पहले आपको जो सिगरेट स्टॉक्स है, लीकर स्टॉक्स है, उस पर भी थोड़ा सा बेयरिश होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे स्टॉक्स को नीचे पकड़ते हो तो जाके उसमें आपको फ़ायदा होता है। उसके अलावा बजट के बाद जो होने वाला है वो है यूपी का इलेक्शन, उसके बाद गोवा का इलेक्शन, पंजाब का इलेक्शन, ऐसे बड़े बड़े स्टेट्स के इलेक्शन है। टोटल 5 इलेक्शंस 2022 में है। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ पंजाब का रहेगा, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस के बाद अब क्या कांग्रेस फिर से अकेली बना पाएगी सरकार, या फिर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का सहारा लेने पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। इसके ऊपर नज़र सबके रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी फुल मेजॉरिटी से तो जीत के नहीं आ सकती। जब तक अकाली दल था तब तक वहाँ पे वो बीजेपी अच्छा होल्ड बना रही थी, लेकिन अब वहाँ का सिचुएशन अलग है। आम आदमी पार्टी वहाँ पे अच्छा काम कर भी रही है, प्रमोट कर रही है अपने आप को। तो हो सकता है कि हंग असेंबली की तरफ वो जाए। इसलिए हो सकता है कि पंजाब इलेक्शन के पहले भी ये जो बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा पंजाब के किसानों के लिए भी कुछ यहाँ पे अच्छा खासा अनाउंसमेंट हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम, और फार्म सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों, FIS ने सेलिंग कब चालू किया? तो FIS ने तब सेलिंग चालू किया जब जो फार्म बिल्स थे वो सरकार ने पीछे लिए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार को पता है, बीजेपी को पता है कि
अगर उनको फिर से जीतना है तो वो फार्मर्स को नाराज़ नहीं कर सकते। पहले ही 700 फार्मर्स से ज़्यादा लोग अलग अलग जगह पे इस आंदोलन के वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके अलावा एक काफ़ी बुरा सेंटीमेंट था, क्योंकि महिलाएं, बच्चे बहुत टाइम तक धरना लेके सिंघू बॉर्डर हो या बाकी के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे उस आंदोलन के, वहाँ पे वो लोग बैठे थे, काफ़ी टाइम तक बैठे थे, 1.5-2 साल तक बैठे थे। पूरा देश भर इस आंदोलन का चर्चा था। इसलिए मैं समझता हूँ कि पंजाब जितना आसान नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन यूपी में भी हो सकता है कि इस साल जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम हो जाए। यूपी में देखा जाए तो बीजेपी का जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो इमेज है उस इमेज के चलते वहाँ पे काफ़ी पोलराइजेशन पहले से हुआ है। तो हिंदू वोट्स मोस्टली बीजेपी को ही जाते हैं। उसके अलावा जो बाकी के वोट्स है वो बट जाते हैं बीएसपी, समाजवादी पार्टी, ऐसे बड़े बड़े वहाँ के पार्टीज़ में। तो लोग नहीं चाहते कि कहीं से भी ऐसा कोई सरकार बने जो मेजॉरिटी में ना रहो, ताकि डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम आए। इसलिए लोग यही कोशिश करेंगे कि बीजेपी को यहाँ पे फिर से फुल मेजॉरिटी से जिता के लाए। तो वो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ कोई उलटफेर नहीं होगा बड़ा। तो उससे रिलेटेड तो मैं नहीं समझता कि यहाँ डरने की कोई बात है कि मार्केट स्लम करेगा या कुछ होगा। दैट वोंट बी हैपनिंग। तो पॉलिटिक्स के रिलेटेड इतना ही मैं बात करूँगा फ़िलहाल। तो आगे के वीडियो में देखेंगे क्या क्या अपडेट्स आते हैं, उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा देखो, गोवा जब हम बात करते हैं तो माइनिंग का और लीकर, ये सब टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ का सब बात करते हैं। तो आम आदमी पार्टी फ़िलहाल वहाँ पे अपना होल्ड बनाने का कोशिश कर रही है, लेकिन पर्रिकर साहब ने जो करके रखा है वहाँ पे, जो बीजेपी का उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखा है, वो उनके देहांत के बाद भी अभी भी है। इसलिए गोवा भी मैं समझता हूँ बीजेपी जीत जाएगा। एनीवेज, तो फिर से हम लोग आते हैं इकोनॉमिक की तरफ। इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में भी जो वेव है अब बढ़ रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई यहाँ पे ऑक्सीजन बेड पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो माइल्ड है। तो घर पे ही दवाई खा के या हॉस्पिटल में 2-3 दिन रह के लोग ठीक होके रिटर्न आ रहे हैं। तो फिर भी जो रेस्ट्रिक्शंस है वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो सेकेंड वेव का बहुत घातक ऐसा वेरिएंट था, काफ़ी लोगों की जान उसने ली थी। और उसके बाद जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, वो मैं समझता हूँ 7 टाइम्स उससे ज़्यादा फास्टर स्प्रेड होता है। और एक नए वेरिएंट की बात चल रही है जो 46 टाइम्स फास्टर स्प्रेड हो रहा है ओमिक्रॉन से। उसको शायद फ्रांस का वेरिएंट बता रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो जो सर्दी, खांसी या बुखार से परेशान है, हो सकता है कि उसको माइल्ड सिम्टम्स कोविड का ही है, लेकिन हम लोग घर पे ही दवाई खा के, पैरासीटामोल खा के भी ठीक हो रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर वो बढ़ जाता है तो हमको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जब केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, उसका मार्केट पे इफ़ेक्ट आना लाजमी है। लेकिन पहला जैसा बड़ा फॉल आया था 2020 में, वैसा अब फॉल वापस नहीं आता। ये हमने सेकेंड वेव में भी देखा कि मार्केट अब पहले जैसा एक बड़ा पैनिक नहीं करता, क्योंकि 2 साल में जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, कोविड वॉरियर्स जिनको हम लोग बुलाते हैं, उनको अच्छा एक्सपीरियंस है कि केसेस को कैसे डील किया जाए, उनको कैसे ठीक किया जाए। और इसलिए जो लॉकडाउन जैसा बड़ा मेजर है वो तो अब नहीं आएगा। मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर 700 मेट्रिक टन से ज़्यादा ऑक्सीजन एक दिन में देना पड़े तो हम लॉकडाउन लगाने का सोचेंगे। उस लिमिट तक अगर हम लोग नहीं पहुंच रहे तो लॉकडाउन का कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा रहेगा कि 1st to 8th स्टैंडर्ड का जो स्कूल्स है वो भी अब बंद हो चुका है। तो फिर से उनको भी ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ है और बहुत सारा कंपनी फिर से वर्क फ्रॉम होम करने अब बोलेगी।
तो कोविड से निपटने के लिए हम सारे लोग सज्ज हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मार्केट भी ज़्यादा उस पर रिएक्ट करेगा। मार्केट को जितना डाइजेस्ट करना था, कोविड का न्यूज़ हो या फेड का न्यूज़ हो, वो दोनों उसने अच्छा खासा उसने करेक्ट होके डाइजेस्ट कर लिया है। और आप देखो तो इतना ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है, थ्रू म्यूचुअल फंड्स हो रहा है। तो यहाँ पे एफआईआईज़ का जो जितना क्या कहेंगे सेलिंग है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पैसा हमारे इंडियन मार्केट में है। तो इसलिए मैं मेरे यूएस के फ्रेंड्स को भी कहता हूँ कि वहाँ का जो मार्केट है वो डेवलप्ड मार्केट है, वहाँ पे स्कोप ज़्यादा नहीं है। अगर आप इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। लास्ट 2 साल में मार्केट ने 25% CAGR से ज़्यादा रिटर्न दिया है। जब से मार्केट शुरू हुआ है तब से लेके अब तक 16% का रिटर्न दिया है। तो देखा जाए तो मार्केट में अच्छा खासा इंडिया का ग्रोथ होते रहेगा, बिकॉज दिस इज़ अ डेवलपिंग नेशन। बहुत सारे लोग जो लोग दुनिया भर में उनका पैसा अलोकेट करते हैं, वो लोग इंडिया, चाइना, ताइवान ऐसा मार्केट्स को काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं। चाइना का जो कोविड वायरस के बाद जो इमेज ख़राब हुआ था, उसका काफ़ी फ़ायदा इंडिया को हुआ था। लास्ट टाइम हमने देखा कि काफ़ी पैसा इंडिया में आया पिछला 2 साल में, और अभी काफ़ी ज़्यादा एफआईआईज़ ने सेलिंग कर दिया है। मेरे ख्याल से ये फ्राइडे को ही बहुत टाइम के बाद एफआईआईज़ ने पॉजिटिव बाइंग की है। तो लेकिन उसके अगेंस्ट DII अच्छा स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास म्यूचुअल फंड का काफ़ी अच्छा पैसा आता है। तो जो बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स है वो तो हमेशा उनका पोर्टफोलियो में बने रहेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप जब पोर्टफोलियो भी बनाते हो तो ब्लू चिप स्टॉक्स और जो लार्ज कैप कंपनीज है 60% आप अलोकेट वहाँ पे कर दो, अगर आप काफ़ी कंजर्वेटिव तरीके से पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो। तो एनीवेज बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है 2022 का आउटलुक। उसमें कुछ सेक्टर्स है जिस पे हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो है वो EV सेक्टर है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। तो ओला का स्कूटी हो या बाकी के इलेक्ट्रिकल कार्स वगैरह आप अब सड़कों पे देखना शुरू कर चुके हो। तो ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट है जिस लोग कह रहे हैं कि 25 से 30% CAGR से ये ग्रो करेगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि बहुत टाइम पहले रिन्यूएबल सेक्टर का बात चल रहा था 2010, 11, 12 में। अब जाके उस सेक्टर का कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो टाइम पे जिन्होंने सुज़लॉन में पैसा लगाया या बाकी ऐसे सोलर एनर्जी की कंपनीज में पैसा लगाया, उनका पैसा डूब गया था, कम्प्लीटली डूब गया था। तो ये जो थीम्स है वो प्ले करने उसको काफ़ी टाइम जाता है, भले ही उनका बज़ मार्केट में होता है, भले ही लोग उसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये राइट टाइम है वहाँ पे बड़ा बेट करने का। आपको अगर मिस नहीं करना है अपॉर्चुनिटी और बाद में फोमो का अगर आपको डर है तो थोड़ा थोड़ा आप उसको बाय कर लो। टाटा मोटर्स एक है जो मैं समझता हूँ कि आप आग बंद करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी टाटा मोटर का इंडिया में ही नहीं तो यूरोपियन बाज़ार में और बाकी जगह पे भी अच्छा होल्ड अब बनते जा रहा है। उनका जो पहले जो प्रॉब्लम चल रहा था जैगुआर के साथ वो अब ख़त्म हो चुका है। सिर्फ अभी सेमीकंडक्टर्स का चिप का इशू है वो भी सॉल्व हो चुका है। तो देखा जाए तो EV का जो स्टोरी है उसको प्ले करने के लिए मेरे ख्याल से सेफेस्ट जो बेट है वो टाटा मोटर है। लेकिन वो ऐसा कंपनी है जो सबको पता है, इसलिए जब एक ऐसा स्टॉक होता है जो सबको पता होता है तो उसमें जो वोलेटिलिटी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें स्पेकुलेशन का काम ज़्यादा चलता है। इसलिए ऐसा जो स्टॉक्स है उसमें कंटिन्यूस पैसा नहीं बनेगा, उस पर काफ़ी ट्रेडिंग करके ही पैसा बन सकता है। उसके अलावा और भी कंपनीज़ है, जैसे मेरे ख्याल से सोना एक अलग सोना हो या ओलेक्ट्रा हो या फिर M&M हो, राइट। बजाज ऑटो भी थोड़ा बहुत आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो ये लोग EV से रिलेटेड काम कर रहे हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से KPIT एक है, तो वो काफ़ी पहले ही चल चुका है, लेकिन उस पर आप ध्यान दे सकते हो। अगर उस पर कोई करेक्शन वगैरह आए तो KPIT में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके अलावा अगर बात की जाए तो रिन्यूएबल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर है,
जहाँ पे अडानी ग्रीन ने काफ़ी रिटर्न लास्ट ईयर लोगों को दिया है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज़ है जैसे एनटीपीसी है या फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, वो अब तक चली नहीं है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी काफ़ी बड़ा ग्रुप का पार्ट है। जेएसडब्ल्यू स्टील एक हम लोग बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में देखते भी है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी मैं समझता हूँ कि उसका कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है। अगर उसका भले ही कम परसेंट वो लोग रिन्यूएबल में काम कर रहे हैं, बट आई थिंक दैट इज़ गुड बेट, क्योंकि ऐसे ही बेट्स लेने चाहिए जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि और भी सेक्टर्स है जिस पे हमको ध्यान देना है। उसमें से जो सेक्टर मुझे समझ में आता है जो काफ़ी इजी है वो है फाइनेंशियल सेक्टर। क्योंकि अब क्या है कि फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स जो है वो डीमोनेटाइजेशन के बाद से लेके 2016 से लेके अब तक मेरे ख्याल से ठीक से चले नहीं है, ज़्यादा उनमें रिटर्न्स मिला नहीं है। क्योंकि एनपीए का भी वो टाइम पे काफ़ी बड़ा इशू था। उसके बाद आप देखोगे तो कोविड के दौरान बहुत लोगों का एनपीएस बढ़ने का एक डर था। उसके बाद जो मोरेटोरियम का देना बैंक्स ने शुरू किया, जो बैंक्स का मर्जर एंड वगैरह शुरू हो गया एसबीआई का और जो नेशनल पीएसयू बैंक्स है, मेरे ख्याल से देना बैंक है और भी बहुत सारे बैंक्स थे जिनको एक दूसरे से मर्ज करके एक कंसोलिडेशन का काम सरकार ने किया। तो बैंक इतना टाइम से प्रेशर में है कि जिस दिन इसके ऊपर से प्रेशर हट जाएगा, ये प्रेशर कुकर के वाफ की तरफ एकदम उड़ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो बड़ी बैंक्स है उसमें आपको बने रहना चाहिए। लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बोला था कि आईसीआईसीआई बैंक को नज़र पे रखे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का काफ़ी बड़ा बिजनेस अब आईसीआईसीआई बैंक खा रही है और वहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। एसबीआई एक बड़ा बेट है क्योंकि सबसे सेफेस्ट पीएसयू बैंक है और 600 के ऊपर उसके टारगेट्स दिए जा रहे हैं बड़े बड़े ब्रोकरेजेस के द्वारा। तो 550 540 से वो गिर के मेरे ख्याल से 453 तक आया था, अब वहाँ से 480 490 पे है। तो वहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग टर्म का स्टेबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो एसबीआई को आपको रडार पे रखना है। उसके बाद आपको नाम तो पता है कौन से होते हैं, एक्सिस बैंक होता है या फिर एचडीएफसी बैंक, मेरे ख्याल से 4 जो बड़े बैंक है उसमें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई और जो चौथा आता है वो होता है आईसीआईसीआई, हाँ 4 हो गया, ठीक है। तो ये जो है उस पर आपको ध्यान देना है। ओके, तो 3 प्राइवेट बैंक और एक एसबीआई, ये 4 जो बड़े बैंक है उसमें आपको निवेश करना है। कोटक बैंक का मैं समझता हूँ कि ये ट्रेडिंग स्टॉक है, आपको 1600-1500 के आसपास मिले ले लो, 2200-2000 के आसपास बेच दो। क्योंकि उसमें क्या है ना, ये थोड़ा साइक्लिक सा मूव देता है। मैंने बहुत बार देखा है कि उसको कंटिन्यूस आपको ग्रोथ वहाँ पे नहीं मिलता। तो ये बैंक के सेक्टर के बारे में। दूसरा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो है एनबीएफसी वाला। तो बजाज फाइनेंस मैंने तब भी बोला था जब वो 1800 पे मिल रहा था, उसके बाद हर टाइम मैंने उसको रिकमेंड किया है। 8000 पे जाके वो रिटर्न आके 6000 के आसपास कुछ मिल रहा है। तो वो एक बड़ा बजाज फाइनेंस सबसे बड़ा प्लेयर है, वहाँ पे आपको ज़रूर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। उसके अलावा जो इंडिया बुल रियल इस्टेट है, या मेरे ख्याल से इंडिया बुल्स का, नॉट रियल इस्टेट वाला, फाइनेंसिंग कंपनी, वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आप, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिछला कुछ टाइम से जब कोविड आया था, रियल इस्टेट वगैरह के जो दाम थे वो काफ़ी गिर चुके थे, लेकिन वहाँ पे लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखा, वो स्टैम्प ड्यूटी भी कम हुआ था, तो बहुत लोगों ने फिर इन्वेस्टमेंट शुरू किया और धीरे धीरे फिर रियल इस्टेट का मार्केट अच्छा होने लगा। और मार्केट जो होता है, शेयर मार्केट, वो काफ़ी प्रोएक्टिव होता है। तो रियल इस्टेट में आगे चल के अच्छा ग्रोथ आएगा, ये मार्केट पहले से एक्सपेक्ट करके चल रहा है। इसलिए पिछला कुछ 4-5 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि रियल इस्टेट कंपनीज़ भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप डीएलएफ देख लो या फिर आईबुल देख लो। तो मैं समझता हूँ कि, और मोस्टली साउथ की जो कंपनीज़ है, शोभा रियल्टी हो या बाकी के, तो उस पर आपको एक बार ध्यान देना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हमेशा कोविड के वेव के
दरमियान बढ़ता है, और जब कोई इलेक्शंस वगैरह आता है उस टाइम पे भी आपने देखा रहेगा कि ऐसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। तो इसलिए वहाँ पे अब देखो तो एक अच्छा मौका है। और सीमेंट कंपनी पे मैं बड़ा दाव खेल सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सीमेंट का जो भाव है वो भी बढ़ चुका है। तो सीमेंट पे भी हमको थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट मेरा पहला पसंद हमेशा रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप सोचते हो कि मुझे छोटा मतलब टिक साइज़ का लेना है, तो अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट्स, ऐसे सब कंपनीज़ हैं, वो आप देख सकते हो। बट सेफ़ अगर आपको रहना है तो अल्ट्राटेक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा 2022 में जो फार्मा सेक्टर है वो अब थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि जैसे मार्केट में से अब कोविड जैसा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, 2-4 महीना उसको लगेगा। और आपको पता है कि जो थर्ड वेव है वो मोस्टली लास्ट वेव होता है, उसके बाद कोविड कम्प्लीटली ख़त्म होता है। तो अगर अप्रैल में वगैरह कोविड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड जो यूएस एफडीए का गाज है वो गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने कोविड के दौरान काफ़ी रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठाया है। तो मैं समझता हूँ कि फार्मा सेक्टर को फिर से थोड़ा बहुत कर्बिंग करना वहाँ पे यूएस में शुरू हो जाएगा। और इंडिया का जो सबसे अच्छा यहाँ पे बिज़नेस होता है वो हमारा एपीआई वगैरह एक्सपोर्ट करके होता है। कुछ रेडीमेड जो दवाई यहाँ पे बनती है वो एक्सपोर्ट करके बनता है। तो इंडिया का भी कुछ हो सकता है कि कंपनीज़ को उसका फटका पड़े। तो फार्मा सेक्टर से मैं थोड़ा सा दूर रहूँगा 2022 में। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जो लीडिंग सेक्टर्स है, जैसे बैंकिंग है, ऑटो है, और उसके अलावा जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है, वहाँ पे मैं ज़रूर दाव लगाऊंगा। फाइनेंशियल सेक्टर में मेरा सबसे जो पसंदीदा फ़िलहाल अब है वो है कैम्स, क्योंकि जितना शेयर मार्केट से रिलेटेड काम है उसमें वो मोनोपोली है उसका। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट हो या फिर बाकी का जो काम हो डॉक्यूमेंटेशन का वगैरह, वो कैम्स के थ्रू ही होता है। और मैं समझता हूँ कि जितने लोग अब शेयर मार्केट में आ रहे हैं, जितना आईपीओज़ आ रहा है, जितना अलग अलग यहाँ पे काम चल रहा है, तो कैम्स एक अच्छा बेट है। जो सिक्योरिटीज़ बिज़नेस है उसमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स पहले से रजिस्टर्ड है। उसमें छोटा ऐसा कोई है नहीं। आपने देखा रहेगा कि उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न्स लास्ट ईयर में दिया है। तो वो लेकिन लंबे रेस के घोड़े हैं, उसमें शॉर्ट पीरियड में टाइम नहीं बनेगा। तो पोर्टफोलियो में अगर आपको रखना है तो मैं समझता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनीज बेस्ट है, क्योंकि उसमें बिज़नेस हमेशा ग्रोइंग ही रहेगा। तो एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई कैप है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, मैक्स का है फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो बहुत सारी कंपनीज इसमें रजिस्टर्ड है। तो मेरा पसंदीदा एचडीएफसी लाइफ है, क्योंकि मैंने आईपीओ के समय से उसको होल्ड करने को काफ़ी मेरे फॉलोअर्स को बोला है, तब से लेके उसने अच्छा रिटर्न दिया है। सेकंड नंबर पे एसबीआई कैप आता है। तो 2022 में हमको ये काम करना है कि सेक्टर एलोकेशन प्रॉपर रखना है, कौन से सेक्टर परफॉर्म करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ये आपको थोड़ा बहुत समझ रहेगी तो ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती तो आपको मार्केट लीडर्स के साथ बने रहना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको नुकसान होने की संभावना कम होती है। आपने देखा होगा कि जब मार्केट 20-25% नीचे आया तो एबेकस का जो फ्लेक्सी कैप का जो प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं वो हार्डली 6% नीचे था। क्यों? क्योंकि जो सुनील सिंघानिया जी है उनका इतना साल का जो एक्सपीरियंस है वो उसका वो निचोड़ है, वो पोर्टफोलियो जो स्मॉल कैप केसेस में आपको मिलता है, मिनिमम उसका इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है। तो ऐसे एक्सपर्ट्स लोग भी वही करते हैं, वो लोग भी उन्हीं सेक्टर्स पे बैंक करते हैं जिसका स्टोरी इंटैक्ट है, जहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे कॉरपोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे आपको प्रॉफिट का विजिबिलिटी दिखे, ग्रोथ का विजिबिलिटी दिखे। बहुत सारा जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इस साल कहाँ पे पैसा डूबा, तो उनका आईपीओज़ में पैसा डूबा, उन आईपीओज़ में डूबा जो ई कॉमर्स की कंपनीज़ है, जो टेक कंपनीज़ है, पेटीएम हो, कार ट्रेड हो, या फिर ऐसे जो कंपनीज़ है जिसका
वैल्यूएशन तो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, लेकिन वो लोग प्रॉफिट नहीं बनाती। ज़ोमैटो के लोग लकी थे क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा लिस्टिंग में स्कोप रखा था उन्होंने लिस्टिंग गेंस का, बट पेटीएम में लोग अभी भी फंसे पड़े हैं, कार्टरेड में फंसे पड़े हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जो शेयर मार्केट में जो वैल्यूएशन का जो गेम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनके पास ये सब समझ होती है, लेकिन जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये नहीं समझता कि कौन सा स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है या कौन सा अंडर वैल्यूड है। वो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि चलो ये सेक्टर में ये पेमेंट में पेटीएम सबसे बड़ा प्लेयर है, काफ़ी बज़ है उसका, बहुत उसने इनोवेशंस लाया था जब उसने एंट्री किया था, जबकि यूएस का ही उसने कॉपी किया था। फ्रॉम डे वन ही इज़ कॉपिंग इलॉन मस्क। तो कहने की बात यह है कि ऐसे कंपनीज़ में जहाँ पे हम लोग फंसे हैं या जहाँ पे हमको स्टोरी समझ में नहीं आती, वहाँ पे टर्न अराउंड इतना जल्दी होगा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि डिजिटल इंडिया थीम या जो ये सब कंपनीज़ है वो गलत है या वो लोग अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को उनको प्रूव करना बाकी है। इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न वो लोग तब दे पाएंगे जब वो लोग उनका बुक्स पे प्रॉफिट दिखाना शुरू करेंगे। तो वो जब होगा उसके बाद मैं समझता हूँ कि वहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा। पेटीएम जैसा स्टॉक्स में भी 1800 प्लस का टारगेट दिया गया है मॉर्गन स्टैनली द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि हर ब्रोकरेज फर्म उनके बारे में बेयरिश है। आईपीओ के समय सारे लोगों ने ये रिकमेंड किए हुए स्टॉक्स है जो आगे चल के धोखा दे चुके हैं इन्वेस्टर्स को। तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट ईयर में हो सकता है कि उसमें से कुछ कंपनी है जो और ज़्यादा नीचे गिरेगी। मतलब अभी वो 22% नीचे है, तो कल को वो लोग 40% तक भी वो नीचे जाएगी, क्योंकि वो लोग इतना महंगा वैल्यूएशन पे लिस्ट हुआ है और बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है फिर भी लिस्ट हुए हैं। और दूसरे कुछ कंपनीज़ है वो इतना अच्छा रिटर्न दे देगी जो हमने सोचा भी नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे सिलेक्शन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसलिए जो चीज़ रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं समझती, इट्स बेटर टू स्टे अवे। जो बिजनेसेस, जो मार्केट में जो कंपनीज हमको समझ में आती है वहाँ पे इन्वेस्ट करें, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। ओके, सो 2022 के बारे में यही बताना था। अब लास्ट चीज़ बात करेंगे कि मेरा प्रेडिक्शन क्या है, कि रेंज क्या रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि नीचे ये 16,500 ये अब शॉर्ट टर्म के लिए एक बेस बन चुका है, और ऊपर हम लोग देखेंगे तो 18,500 का जो लेवल है, 18,500 18,800 तक ये एक रेजिस्टेंस है। और अगर इस रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट अगर एक साइड में डायरेक्शन ब्रेक कर दे, तो या तो वो ऊपर के साइड में 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा, या तो नीचे का साइड में 1000 पॉइंट ऊपर नीचे जाएगा। तो 15,500 15,400 ये आप पकड़ लो साल भर का एक नीचे का लेवल, और ऊपर का साइड में 20,500 से 20,600 वगैरह ये एक ऊपर का रेंज है जहाँ तक मार्केट जा सकता है। मैं फिर से बोलता हूँ कि ये जो साल है ये कंसोलिडेशन वाला साल है। ये साल में सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक आप कमा सकते हो, तो स्टॉक पिकिंग स्किल आपके पास रहनी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपका पैसा आप प्रोफेशनल्स को दो हैंडल करने के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजर्स को दो, या फिर आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करो, ताकि आपका जो SIP के थ्रू पैसा लगते जाए और आपको फिर लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा हो जाए। भले ही इस साल आपका जो रिटर्न्स है वो मॉडरेट रहेगा, मैं नहीं समझता कि आपको इस साल कोई बड़ा ऐसा विंडफॉल गेन्स मिल सकता है। इसलिए थोड़ा सा SIP पे आप फोकस करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ताकि रिस्क आपका वहाँ पे कम हो जाए। ओके, सो ये आज का वीडियो था। अगर आपको ये पसंद आया है तो ये जो वीडियो है उसको लाइक करो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।